भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक संकल्प है, एक जज्बा है जिसने कभी अपने पड़ोसियों को तंग नहीं किया। पड़ोसियों को गर्व होना चाहिए कि उनका पड़ोसी भारत है, लेकिन जब कोई पड़ोसी अपनी औकात दिखाने लगे तो भारत उन्हें सबक सिखाना भी जानता है। वो उसे समूल नष्ट करने का हौसला रखता है। कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसे इतनी तेजी से वापसी की, क्या आपने कभी सोचा है? कौन से सेक्टर बने हैं इस विकास की रीढ़ और आने वाले समय में क्या हमें और भी बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिलेगा? ये कहानी है भारतीय जज्बे और अनकहे संघर्ष की। ये कहानी है भारत के नए आर्थिक चमत्कार की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योर न्यू इन्फो पर, जहां हम आपको देते हैं नए और रोचक तथ्यों की जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, कोविड-19 महामारी। लेकिन इस भयंकर संकट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से सुधार किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए जानते हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि महामारी के बाद कैसी रही, कौन से सेक्टर उभरकर सामने आए हैं और भविष्य में हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कोविड-19 महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लागू हुआ तो भारत भी अछूता नहीं रहा। व्यापार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा। जीडीपी की गिरावट दर्ज की गई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.3% तक गिर गई, जो कि आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है। लेकिन 2021 के अंत तक भारत ने धीरे धीरे आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। सरकार द्वारा किए गए सुधारों जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना और MSMEs को दी गई सहायता ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IMF के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ी, जो दुनिया की सबसे तेज जीडीपी में गिनी जाती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जो महामारी के बाद तेजी से उभरकर सामने आए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT और डिजिटल सेवाएं। महामारी के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग ने IT सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज भारत की IT कंपनियां विश्व भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर। भारत की फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, जिसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, ने महामारी के दौरान अपनी क्षमता को साबित किया। वैक्सीन उत्पादन और दवाओं की सप्लाई ने इस सेक्टर को एक नई पहचान दी। इसके साथ ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश हो रहा है। ई-कॉमर्स और रिटेल। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स सेक्टर ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा भी तय की। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट्स का चलन तेजी से बढ़ा। आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच बना रही है। रिन्यूएबल एनर्जी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी, खासतौर से ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है। सरकारी योजनाओं और निजी निवेश के माध्यम से इस सेक्टर में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। 2023 में भारत ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
जिसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा का योगदान रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी दिखेगी। डिजिटलीकरण का विस्तार। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार और भी अधिक क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगी। इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ने का मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास। भविष्य में ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर जोर रहेगा। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नए इनोवेशंस में निवेश करेंगे। मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया के तहत भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएलआई योजनाओं के तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े निवेश हो रहे हैं। ये न केवल घरेलू बाजार के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी। महामारी के बाद हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश हो रहा है। भारत इस क्षेत्र में रिसर्च और विकास का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के बाद तेजी से सुधरी है और कई सेक्टर उभरकर सामने आए हैं। भविष्य में अगर भारत सही दिशा में चलता रहा तो हम एक मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार, उद्योग और जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। क्या कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी हो सकती है जिसके एक हिस्से को 95 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? शायद ये सवाल सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के एसी से साल भर में इतना पानी निकलता है कि आप एक वाटर किंगडम के पूल का साल भर तक आनंद उठा सकते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुबई और बताएंगे बुर्ज खलीफा कैसे और कितने टन मटेरियल से बना था। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस बिल्डिंग की लंबाई कितनी है? दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बुर्ज खलीफा की लंबाई है 1 किलोमीटर से कुछ ही कम। जी हां दोस्तों, बुर्ज खलीफा की लंबाई है 828 मीटर और इसमें 160 मंजिलें हैं, जिसने दुबई की शानो शौकत में 4 चांद लगा दिए हैं। बुर्ज खलीफा 95 किलोमीटर दूर स्थित ईरान के हवाई अड्डे से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने का काम शुरू हुआ था 6 जनवरी 2004 से और ये लगभग 5 वर्षों में बनकर तैयार हुआ और 4 जनवरी 2009 को इसका उद्घाटन किया गया। दरअसल बुर्ज खलीफा का पहला नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन इसके उद्घाटन से पहले इसका नाम बदलकर दुबई के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नायान के सम्मान में रखा गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बुर्ज खलीफा बनाने के लिए 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 1,03,000 टन स्टील और 15,500 वर्ग मीटर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है? क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का विश्व रिकॉर्ड होने के साथ 6 और भी विश्व रिकॉर्ड हैं, जिनमें से कुछ हैं: बुर्ज खलीफा के पास है दुनिया की सबसे ऊंची सर्विस लिफ्ट और दुनिया में सबसे ऊंचा आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक। बुर्ज खलीफा को रोशन करने के लिए हर रोज 360 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जो कि एक छोटे शहर की ऊर्जा खपत के बराबर है। बुर्ज खलीफा का डिजाइन हाइमेनोक्लिस नाम के रेगिस्तानी फूल से प्रेरित है, जिसे स्पाइडर लिली भी कहा जाता है। इस इमारत को दुबई के क्राउन प्रिंस राशिद द्वारा बनाया गया, जिसकी डिजाइन एड्रियन स्मिथ द्वारा तैयार की गई। इस इमारत को करीब 12,000 मजदूरों की दिन रात की मेहनत के बाद तैयार किया गया और इसे बनाने के लिए ये 12,000 मजदूर अलग अलग देशों से बुलाए गए थे, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुत मजदूर थे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाने में कितना खर्च आया?
तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जितना पैसा इसे बनाने में खर्च किया गया उतना तो किसी देश की पूरी इकोनॉमी हो सकती है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए तकरीबन 1.57 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। बुर्ज खलीफा में हर दिन लगभग 9,47,000 लीटर पानी को 110 किलोमीटर पाइपों के जाल की मदद से पहुंचाया जाता है। क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा की 76वीं मंजिल पर सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। दुनिया की सबसे लंबी इमारत का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम रखते हुए सबसे तेज गति की लिफ्ट का रिकॉर्ड भी बुर्ज खलीफा के नाम है। जी हां, बुर्ज खलीफा की लिफ्ट की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड है। साथ ही ग्राउंड फ्लोर से 127 मंजिल के ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंचने के लिए केवल 1 मिनट का समय लगता है। इतनी अद्भुत बिल्डिंग बनाने वाले इंसान और कारीगरों को हमारा सलाम है। उम्मीद है इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उनका आदि है ना अंत है, वो शिव भी है और सर्वहारा भी। वो भक्तों के लिए भोले हैं तो दुष्टों के लिए काल। वो देवों के देव हैं और काल के महाकाल। महाकाल की उत्पत्ति का विवरण प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। ये कथा उज्जैन से जुड़ी हुई है, जो हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरों में से एक है। आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जिसे महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर अपने आप में समय की यात्रा का प्रतीक है। कहते हैं कि इसका निर्माण भगवान शिव के भक्त राजा चंद्रसेन ने करवाया था। इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है समय के स्वामी या महान समय पालक। और ये एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव को चिता की भस्म से स्नान करवाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशेष आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। महाकाल मंदिर की अखंड ज्योति अनादिकाल से जल रही है, जिसे किसी भी हालत में बुझने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि ये ज्योति भगवान शिव की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इस ज्योति को कड़वा तेल और घी के मिश्रण से जलाया जाता है। भगवान महाकाल न केवल उज्जैन के राजा हैं, बल्कि उन्हें समय का देवता भी माना जाता है। प्राचीन काल में उज्जैन को महाकाल वध्यमान केंद्र यानी कि प्राइम मेरिडियन माना जाता था और यहां से समय का निर्धारण किया जाता था। महाकालेश्वर के शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह दक्षिण मुखी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी बहुत खास है। मंदिर में एक अद्वितीय रचना है, जिसका परिदृश्य और वास्तुकला का संगम देखने को मिलता है। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यहाँ पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाकालेश्वर मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर उज्जैन में स्थित इस प्राचीन मंदिर का एक महत्वपूर्ण और भव्य विस्तार है। इस कॉरिडोर का उद्घाटन 2022 में किया गया और इसका उद्देश्य मंदिर के परिसर को और अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाना है, जिससे भक्तों को एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त हो सके। महाकाल लोक का उद्घाटन इस मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
और ये उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं, जो ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। इस गहराई में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यहां का दबाव इतना ज्यादा होता है कि साधारण इंसान वहां बिना विशेष उपकरण के जीवित ही नहीं रह सकता। आज हम बात करेंगे धरती के सबसे गहरे समुद्री स्थल मारियाना ट्रेंच के बारे में। ये स्थल अपने रहस्यमय और अद्भुत गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। मारियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्री स्थल है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं, जो ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। परंतु यहाँ कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो इस अंधकार और उच्च दबाव में भी जीवित रहते हैं। ये जीव चमकते हैं और अपनी रोशनी से अंधकार में रास्ता बनाते हैं। मारियाना ट्रेंच की खोज सबसे पहले 1875 में HMS चैलेंजर नामक ब्रिटिश जहाज के अभियान के दौरान की गई थी। इसके बाद कई वैज्ञानिक और गोताखोर इस गहराई का अध्ययन करने के लिए गए। 1960 में जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्स पहली बार एक विशेष पनडुब्बी ट्राइएस्ट के माध्यम से मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट चैलेंजर डीप तक पहुंचे। यहाँ के जीव भी अद्भुत और अद्वितीय होते हैं। कुछ जीवों के शरीर में बायोल्यूमिनेसेंस होता है, जो उन्हें अंधकार में चमकने की क्षमता देता है। यहाँ पाए जाने वाले जीवों में एंगलर फिश, डम्बो ऑक्टोपस और कई प्रकार की मछलियां शामिल है, जो कहीं और नहीं मिलती। मारियाना ट्रेंच के अध्ययन के लिए आधुनिक पनडुब्बियां और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। 2012 में फिल्म निर्माता और गोताखोर जेम्स कैमरून ने डीप सी चैलेंजर नामक पनडुब्बी के माध्यम से चैलेंजर डीप तक पहुंचकर इतिहास रचा। ये अभियान न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि ये मानव साहस और तकनीकी विकास का अद्भुत उदाहरण भी है। मारियाना ट्रेंच के विभिन्न हिस्सों में भी रोचक तथ्य छिपे हुए हैं। उदाहरण के लिए साइरेना डीप ट्रेंच, ये इसका दूसरा सबसे गहरा हिस्सा है, जिसकी गहराई 10.7 किलोमीटर है। यहाँ भी कई प्रकार के अजीब और अद्वितीय जीव पाए जाते हैं। मारियाना ट्रेंच का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ का पानी असामान्य रूप से एसिडिक होता है। इसका कारण है समुद्र के तल पर कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर का होना। इसके बावजूद यहाँ जीवन अस्तित्व में है, जो ये दिखाता है कि जीवन कितने विविध और अजीब परिस्थितियों में भी फल फूल सकता है। मारियाना ट्रेंच हमें ये सिखाता है कि हमारी धरती के अंदर कितने रहस्य छिपे हुए हैं। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और अज्ञात की खोज करें। ये स्थल ये भी दर्शाता है कि जीवन कितने विभिन्न और अजीबोगरीब परिस्थितियों में भी संभव हो सकता है। जब आप किसी से पूछते हैं कि कॉफी लेंगे कि चाय, तो बहुत सारे लोगों का जवाब होता है चाय। एक ऐसा ड्रिंक जो हर दिन पूरी दुनिया में 3 अरब कप से भी ज्यादा पिया जाता है। एक ऐसा ड्रिंक जिसे पहले जहर मान लिया गया था, लेकिन आज वही ड्रिंक लोगों को सुबह जगाने के साथ ताजगी का पर्याय बन गया है। क्या आपको पता है कि चाय की खोज एक राजा ने तब की थी जब कुछ जंगली पत्तियां उसके उबलते पानी में गिर गई थी। और एक चाय ऐसी है जो दुनिया की सबसे महंगी चाय है, जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए प्रति किलो। कौन सी है वो चाय, हम बताएंगे, बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चाय का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसमें छिपी है अनगिनत कहानियां और हैरान कर देने वाले तथ्य।
तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे चाय के इतिहास का अद्भुत सफर। वैसे तो भारत में हर रोज करोड़ों लोग चाय पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ चाय की शुरुआत सिर्फ 200 साल पहले हुई थी, जब अंग्रेजों ने इसे भारत में उगाना शुरू किया। दोस्तों, चाय की शुरुआत होती है चीन से, जहाँ 2737 ईसा पूर्व में सम्राट शेंगनोंग के समय इसका आविष्कार हुआ। कहा जाता है कि सम्राट शेंगनोंग ने जब गर्म पानी पीने के लिए रखा तो कुछ जंगली पत्तियां उड़कर उसमें गिर गई, पानी का रंग बदलने लगा और एक अनोखी खुशबू आई, और तब से चाय पीने की शुरुआत हुई। भारत में चाय का सफर ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ। 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों ने असम और दार्जिलिंग में चाय की खेती को बढ़ावा दिया। हालांकि शुरुआत में भारतीयों ने चाय को अपनाया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब चाय को दूध और चीनी के साथ पेश किया गया तो ये भारतीय जीवन का हिस्सा बन गई। आज भारत न केवल चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि यहाँ के लोग हर रोज लाखों कप चाय का आनंद लेते हैं। आपने शायद साधारण चाय तो खूब पी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है? इसका नाम है द होंग पाओ, जो चीन की दुर्लभ चाय है, जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए प्रति किलो। जी हाँ, सही सुना आपने। इसे पौराणिक ओलोंग चाय के पौधों से तैयार किया जाता है, जो अब बेहद दुर्लभ है। महंगी चाय जैसे द होंग पाओ और अन्य कीमती चायों के सेवन से कई फायदे होते हैं, जो उनकी गुणवत्ता, शुद्धता और दुर्लभता से जुड़ी होती है। इन चायों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है और ये कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। और ये है चाय के कुछ प्रमुख फायदे। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। महंगी चायों में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। इससे बुढ़ापा धीमा होता है और कई बीमारियों से बचाव होता है, जैसे हृदय रोग और कैंसर। नंबर 2, बेहतर पाचन। द होंग पाओ जैसी महंगी चायों का सेवन पाचन को सुधारने में मदद करता है। ये चाय पेट की एसिडिटी को नियंत्रित करने और पाचन प्रक्रिया को सुचारू रखने में सहायक होती है। नंबर 3, मेटाबॉलिज्म में सुधार। महंगी चाय मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे शरीर में कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया में सुधार होता है। इससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है, खासकर इसे सही मात्रा में नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो। नंबर 4, मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। कुछ प्रीमियम चायों में मौजूद प्राकृतिक यौगिक जैसे एल्थिनिन मानसिक शांति देकर तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और मूड बेहतर होता है। नंबर 5, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। महंगी चायों में डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं, जो शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। ये लीवर की सेहत के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। नंबर 6, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक। आपने बचपन में देखा होगा कि जब छींकें आने लगती है या जुकाम हो जाती है तो माँ कहती थी कि बेटा थोड़ी चाय पी ले। कुछ महंगी चायों में प्राकृतिक रूप से एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं। चाय की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। अब आपको मसाला चाय, हर्बल चाय, ग्रीन चाय, यहाँ तक कि बबल टी जैसे नए विकल्प भी मिलते हैं। इसके साथ ही चाय के उत्पादन में ऑर्गेनिक खेती और टिकाऊ तरीकों का प्रयोग भी बढ़ रहा है। क्या आपको पता है, चाय के महत्व और चाय उद्योग में काम करने वाले लोगों को मान्यता देने के लिए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। भविष्य में चाय न केवल एक ड्रिंक होगा, बल्कि सेहत और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए नई तकनीकों से भी जुड़ जाएगा। और कौन जानता है, शायद कोई और नई खोज हमें फिर से चाय के बारे में कुछ नया सिखा दे। तो कैसी लगी चाय के बारे में आपको ये जानकारी? अगली बार जब आप चाय का घूंट लें तो जरा सोचिए, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कहानी है जो हजारों वर्ष पुरानी है और अभी भी हमारे घर के हर कप में एक नया अध्याय लिखती जा रही है। एक ऐसी पोशाक जिसने सदियों से भारतीय संस्कृति को सजाया, एक ऐसा परिधान जो हर त्योहार, हर समारोह का हिस्सा रहा है।
क्या आप जानते हैं कि साड़ी पहनने के 100 से ज्यादा तरीके हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी साड़ी 8.2 किलोमीटर लंबी है? चौंक गए ना? तो चलिए आज हम खोलते हैं भारतीय साड़ी की अनोखी दुनिया के रहस्यों को। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साड़ी। हाँ, वही साड़ी जो हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर का एक अहम हिस्सा रही है। चलिए जानते हैं इसके इतिहास और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। साड़ी का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि साड़ी की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। उस समय साड़ी को बिना किसी सिलाई के पहना जाता था, जिसे अंतरीय कहा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, साड़ी का रूप और पहनने का तरीका बदलता गया। भारत में साड़ी के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पटोला साड़ी, चंदेरी साड़ी और भी बहुत कुछ। हर क्षेत्र की अपनी अनोखी शैली और डिजाइन होती है। क्या आपको पता है कि बनारसी साड़ी की शुरुआत मुगल काल से हुई थी और तब से ये रॉयल्टी का प्रतीक मानी जाती है। साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है, ये एक कला है। फैशन के इस बदलते दौर में भी साड़ी ने अपनी पहचान बनाए रखी है। कई डिजाइनर्स साड़ी को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, जैसे कि साड़ी गाउन, बेल्टेड साड़ी और यहाँ तक कि प्री ड्रेप्ड साड़ी। ये साड़ी पहनने में आसान होती है और युवा पीढ़ी के बीच ये साड़ी बहुत लोकप्रिय हो रही है। क्या आपको पता है कि साड़ी सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी है। विभिन्न प्रकार के कपड़े और ड्रेपिंग तकनीक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। जैसे गर्मियों में कॉटन साड़ी पहनना ठंडक देता है और सर्दियों में सिल्क साड़ी आपको गर्म रखती है। साड़ी और फिल्मों का रिश्ता। बॉलीवुड में साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। कौन भूल सकता है देवदास की माधुरी दीक्षित की बनारसी साड़ी या सिलसिला में रेखा की सफेद साड़ी। साड़ी ने भारतीय सिनेमा के ग्लैमर को ग्रेस का प्रतीक बना दिया है। क्या आपको पता है कि साड़ी की ड्रेपिंग स्टाइल्स के 100 से ज्यादा तरीके होते हैं? इन विभिन्न शैलियों में बंगाली, गुजराती और महाराष्ट्रियन और अन्य स्थानीय विविधताएं शामिल हैं। हर ड्रेपिंग स्टाइल एक विशेष सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि साड़ियों की सबसे महंगी साड़ी विवाह पाटू है? इस साड़ी की कीमत लगभग 40 लाख रुपए है और इसमें 11 चित्रकारी पैनल्स में भारतीय मंदिरों की चित्रकारी की गई है, जिसमें सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल हुआ है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय साड़ी बनाने में कारीगरों को महीनों तक का समय लग सकता है, खासकर कांजीवरम और बनारसी साड़ियों में, जहां बारीक बुनाई और जटिल डिजाइनों के लिए अत्यधिक धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थी साड़ी की अनोखी और दिलचस्प दुनिया। साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है, ये हमारी संस्कृति, कला और इतिहास का प्रतीक है। अगर ज्यादा नोट छापना गरीबी का हल नहीं है तो क्या है? गरीब देश अपनी गरीबी खत्म करने के लिए ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं बन जाते? अगर नोट छापने से हर गरीब देश अमीर हो सकता तो दुनिया में कोई भी देश गरीब नहीं होता। लेकिन असलियत तो ये है कि नोट छापना गरीबी का हल नहीं है, बल्कि ये तो और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। हर देश की सरकार नोट छाप सकती है, लेकिन ये काम रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है। नोट सिर्फ एक कागज नहीं होता, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। नोट छापने का सीधा कनेक्शन देश की संपत्ति जैसे कि सोना, विदेशी मुद्रा और प्रोडक्शन क्षमता से है। ज्यादा नोट छापने से क्या होता है?
जिम्बाब्वे का किस्सा तो आपने सुना होगा। सन 2008 में जिम्बाब्वे ने जरूरत से ज्यादा नोट छापे। नतीजा, एक ब्रेड की कीमत 50 अरब जिम्बाब्वे डॉलर हो गई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। लोग सामान खरीदने के लिए बोरों में नोट लेकर जाते थे। जब किसी देश में नोट छापने की रफ्तार उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ से ज्यादा हो जाती है तो महंगाई बेकाबू हो जाती है। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। तो क्या ज्यादा नोट छापना हमेशा बुरा होता है? नहीं, अगर सही तरीके से किया जाए तो नोट छापना किसी देश को संकट से निकाल सकता है। जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान कई देशों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के दौरान नोट छापे, लेकिन इसे संभालने के लिए मजबूत पॉलिसीज भी लागू की। अगर ज्यादा नोट छापना गरीबी का हल नहीं है तो क्या है? चलिए कुछ सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना। देश को अपने प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर को मजबूत करना चाहिए। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। प्रत्येक नागरिक को शिक्षित और हुनरमंद होना चाहिए। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेहतर सड़कें, बिजली और टेक्नोलॉजी से व्यापार और उत्पादन को तेज करना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा नोट छापने से गरीबी खत्म क्यों नहीं होती। किसी ने पाल रखे हैं शेर तो किसी के पास है अपना प्राइवेट आइसलैंड। किसी के बाथरूम में लगा है सोने का कमोड तो किसी के पास है खुद का प्राइवेट जेट और उसमें जिम। दोस्तों, दुनिया के अमीर लोग अपना पैसा सिर्फ बड़े घर, बड़ी गाड़ियां या छुट्टियों पर ही खर्च नहीं करते। क्या आपको पता है, कई अरबपति अपने घर में कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि शेर, बाघ और चीते पालते हैं। जैसे कि दुबई के शेख। इनके इंस्टाग्राम पर आपको इनके प्यारे पालतू जानवरों के मतलब शेरों के साथ सेल्फी मिल जाएगी। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने न्यूयॉर्क वाले घर में सोने की प्लेटिंग वाले टॉयलेट बनवाए थे और वो एक होटल चेन के मालिक हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। कुछ अमीरों के पास प्राइवेट जेट होता है, ये तो सबने सुना होगा, लेकिन प्राइवेट आइसलैंड? जी हाँ, जॉनी डेप और रिचर्ड ब्रांसन जैसे कुछ बड़े लोगों के पास खुद का प्राइवेट आइसलैंड है। कुछ लोगों को चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन अमीर लोगों का कलेक्शन थोड़ा हटके होता है। जैसे कि एंजेलिना जोली को एंटिक डैगर्स यानी पुराने जमाने के चाकू इकट्ठा करने का शौक है और बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंसी की एक हैंड रिटन जर्नल को $30 मिलियन में खरीद लिया। ओ भाई, $30 मिलियन मतलब 250 करोड़ भारतीय रुपए। अरे बिल भाई, इतने में तो कई लाइब्रेरी बन जाती। स्पेस ट्रेवल। अब ये अमीर लोगों का नया क्रेज बन चुका है। जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे लोग स्पेस टूरिज्म लॉन्च कर रहे हैं। तो आपने देखा कि पैसा होने पर इंसान क्या क्या कर सकता है। और ये देखिए, सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया है। आने वाले समय में ये और भी ऊपर जा सकता है। हमारे दादा दादी कहते थे, बेटा जमीन और सोना चांदी कभी धोखा नहीं देते। जब भी जरूरत पड़े इन्हें बेचकर जिंदगी फिर से खड़ी की जा सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं। दादाजी अपनी अलमारी से एक पुरानी सोने की चूड़ी निकालते हैं और अपने पोते को दिखाते हैं। बेटा, तेरी दादी के मायके से आई थी ये चूड़ियां। एक बार मेरी नौकरी चली गई, तब इन्हीं चूड़ियों को गिरवी रखकर घर चलाना पड़ा था। लेकिन वक्त बदल गया है और सोच भी। आज की पीढ़ी EMI, क्रिप्टो और शाइनी ऑफर्स की तरफ दौड़ रही है, पर कभी कभी लुभावने ऑफर्स और शॉर्टकट्स बहुत तकलीफ दे सकते हैं। रोहन, देखो कितना सुंदर नेकलेस है और इस पर डिस्काउंट भी है। अरे इतना सस्ता? पर इतना बड़ा शोरूम है तो ठीक ही होगा, चलो ले लेते हैं। शादी की सालगिरह है, यादगार रहेगा। और रोहन ने 2 लाख रुपए में एक भारी भरकम नेकलेस खरीद लिया। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है और यहीं असली नकली का फर्क सामने आता है। एक बार सीमा बीमार पड़ जाती है, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इस नेकलेस को बेच देता हूं, सीमा की जिंदगी से कीमती थोड़ी है। रोहन उसी ज्वेलरी शॉप पर जाता है, मगर वहां तो वो शोरूम है ही नहीं।
वो दूसरे ज्वेलर के पास जाता है। दुकानदार जब नेकलेस देखता है तो सिर हिलाकर कहता है, अरे भाई साहब, 22 कैरेट तो छोड़ो, ये 14 भी नहीं है, सिर्फ गोल्ड प्लेटेड है, असली सोना नहीं है ये। इसका आपको मैं 5,000 दे सकता हूँ। क्या सिर्फ 5,000? पर मैंने तो पूरे 2 लाख में खरीदा था। वो तो आपकी प्रॉब्लम है भाई साहब, आप शक्ल से बहुत समझदार लग रहे हैं। जहां हमारा पुराना समाज सोने को सुरक्षा की तरह देखता था, वहीं आज की जल्दबाजी में हम हर चमकती हुई चीज को सोना समझ बैठते हैं। रोहन दादाजी के पास जाता है। दादाजी चुपचाप अपनी पुरानी चूड़ियां लाते हैं और रोहन को देते हैं। सोने की असली कीमत समझनी है तो उसे वक्त पर इस्तेमाल करके देखो बेटा, असली सोना कभी धोखा नहीं देता। ये ले। आइए समझते हैं गोल्ड और सिल्वर के फायदे। हमारे भारत में बेटियों की शादी में सोना देना सिर्फ एक रिवाज और स्टेटस सिंबल नहीं है, एक सोच है, एक इमोशन है कि जब वो अपने नए जीवन की शुरुआत करे और जब कभी उसे जरूरत पड़े तो उसके पास अपना खुद का सहारा हो। स्टॉक्स गिर सकते हैं, जमीनें पड़ी रह जाती हैं, लेकिन असली धातु हमेशा साथ खड़ी रहती है। बैंक बंद हो सकते हैं, शेयर गिर सकते हैं, मगर सोना हमेशा बिकेगा, चाहे जमाना कुछ भी हो। चांदी गांवों में आज भी बचत का सबसे आसान जरिया है। जब रुपए की कीमत गिरती है तब सोने की कीमत बढ़ती है, तो ये आपको महंगाई से बचाता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सोने की पहचान हर जगह है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स, एफडी सब डिजिटल है और कभी कभी रिस्की भी, मगर सोना हाथ में है तो समझिए कि आपके हाथ में कैश है। शादी, त्योहार, देवी पूजन, हर शुभ काम में सोने का होना सम्मान का प्रतीक माना गया है। लोग सोने की बात करते हैं, मगर चांदी हर घर में काम आती है, बर्तनों से लेकर दवाई तक। चांदी तो गरीब का सोना है। जो धरोहर पीढ़ियों से चली आ रही हो, वो सिर्फ जेवर नहीं, जिम्मेदारी है। सोना चांदी की असली कीमत बाजार नहीं, अनुभव तय करता है। तो अगली बार आप जब भी सोना खरीदें, सिर्फ डिजाइन नहीं, उसकी शुद्धता भी देखिए। BSI हॉलमार्क, कैरेट और विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें, क्योंकि सोना चांदी सिर्फ जेवर नहीं, जरूरत के वक्त आपका सबसे वफादार साथी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो योर न्यू इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्ञान की ये चेन यूं ही आगे बढ़ाते रहें।